Hello boys, welcome to पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माई सेल्फ सुनील शर्मा। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? अभी हमने पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा था, जीरंड के बारे में पढ़ा था। तो जैसा जीरंड का यूज होता है, जीरंड में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन इन्फिनेटिव में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। लेकिन जो वर्क जीरंड का होता है वही वर्क इन्फिनेटिव का होता है। जैसे जीरंड में हिंदी करते हैं तो उसकी हिंदी होती है, वर्ब के लास्ट में निकलता है ना, नी, ने। इन्फिनेटिव में भी यही होता है कि जब इसका हिंदी अर्थ करते हैं तो वर्ब के लास्ट में निकलता है ना, नी, ने। इन्फिनेटिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। और तो जो दो प्रकार के इन्फिनेटिव होते हैं उनमें फर्स्ट होता है सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव, तो जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है, इन वाक्यों में इन्फिनेटिव का यूज करते समय हम टू प्लस एम वी फर्स्ट ये लगाते हैं, उसके बाद अपना सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सेंटेंस है आपका, उसे पढ़ना है, तो ही इज टू रीड। ही इज टू रीड हो गया। सेकंड है आपका जीरंडियल इन्फिनेटिव। अब ये जो जीरंडियल इन्फिनेटिव है ये क्या है? तो जब इन्फिनेटिव का यूज किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह से करते हैं उसे जीरंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे यह घर किराए के लिए खाली है। घर किसके लिए खाली है? किराए के लिए। तो ये जो किराए के लिए है, किराए के लिए, ये इसका क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की वजह से ये जीरंडियल है। दिस हाउस इज टू लेट। टू लेट मीन्स होता है किराए के लिए खाली होना। अब हम देखें, सबसे पहले तो ये टाइप हो गए दो, जीरंड के दो टाइप, सिंपल इन्फिनेटिव और जीरंडियल इन्फिनेटिव। अब सिंपल इन्फिनेटिव के हम जो पार्ट्स हैं वो देखते हैं, ये किस किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में। जीरंड भी ऐसा ही होता था, क्रिया का कर्ता बन के आता है ये। जैसे टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? टहलना। टहलना मीन्स टू वॉक। ऐसे ही हमने वॉकिंग किया था जीरंड में, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया का कर्म, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप। जैसे ही वांट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। क्या करना चाहता है? खेलना। तो खेलने में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। ये क्या है? हमारा इन्फिनेटिव है। तो अब ये आया कहाँ है? वर्ब के बाद। तो ये वर्ब के बाद जब आता है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आता है। नेक्स्ट है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन करके आता है, मीन्स प्रीपोजिशन के बाद में आता है। जैसे मोहन इज अबाउट टू प्ले, मोहन खेलने ही वाला है। क्या करने वाला है? खेलने ही वाला है। तो ये अबाउट क्या है? ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद आया टू प्ले, ये है इसका ऑब्जेक्ट। तो जब किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। पूरक मीन्स होता है किसी का अर्थ पूरा करने वाला। तो ये क्रिया का पूरक है, क्रिया के अर्थ को पूरा करता है। जैसे ही इज ईगर, वह उत्सुक है। अब किसके लिए उत्सुक है? टू लर्न क्रिकेट, क्रिकेट सीखने के लिए। क्रिकेट सीखने को या क्रिकेट सीखने के लिए उत्सुक है। तो ये टू लर्न क्रिकेट, ये किसका अर्थ पूरा कर रहा है? ये जो ईगर है, इज ईगर, उत्सुक है, इसका अर्थ कंप्लीट कर रहा है। अगर अर्थ कंप्लीट नहीं होगा तो जब तक सेंस क्लियर नहीं होता है, हमारा जो सेंटेंस है वो भी इनकम्प्लीट रहता है। तो उसका सेंस आना चाहिए, तो उसका कोई कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो क्लियर नहीं होता है फिर।
नेक्स्ट है केस इन अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स होती है व्याख्या करना, तो ये व्याख्या करने के लिए आता है, व्याख्या के लिए। जैसे इट इज अवर ड्यूटी टू ओबे अवर एल्डर्स, बड़ों की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। अब क्या हमारा कर्तव्य है? टू ओबे अवर एल्डर्स, ये क्या कर रहा है? ये अपोजिशन है, ये व्याख्या बता रहा है इसकी। तो इन्फिनेटिव का यूज हम करते हैं एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब और केस इन अपोजिशन के रूप में। तो 4 प्रकार से हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इन्हें पढ़ें अच्छी तरह से। सब्जेक्ट जानते हैं, कोई भी चीज जब किसी के आगे आती है तो वो उसका सब्जेक्ट होती है। जैसे वर्ब के जो आगे आएगा वो वर्ब का सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट जो बाद में आता है तो वर्ब के बाद जो होगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही प्रीपोजिशन के जो आगे आएगा वो प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट है, जो प्रीपोजिशन के बाद आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। अब है यूज ऑफ जीरेंडियल इन्फिनेटिव। अब ये जीरेंडियल इन्फिनेटिव क्या है? जीरेंडियल इन्फिनेटिव में देखें आप, जो हमारा सिंपल इन्फिनेटिव था उसकी हिंदी थी वर्ब में ना, नी, ने। लेकिन जीरेंडियल में जो हिंदी आती है वो आती है कर और के लिए, करने के लिए या के लिए। तो ये एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में आता है। जैसे दिस चाइल्ड इज वेरी हैप्पी टू प्ले, दिस चाइल्ड ये बच्चा, इज वेरी हैप्पी बहुत खुश है, टू प्ले खेल कर। ये नहीं कहेंगे दिस चाइल्ड इज वेरी हैप्पी टू प्ले, ये बच्चा खेलने बहुत खुश है, तो गलत हो जाएगा, खेल कर बहुत खुश है, इसने खेल लिया है। और ध्यान रखें, जैसे जीरंड होता है, जीरंड पूरी प्रोसेस होती है, ऐसे इन्फिनेटिव भी प्रोसेस होती है। जैसे टू स्मोक, तो टू स्मोक का मीन्स है कि आप स्मोकिंग बिल्कुल जो प्रोसेस है उस हिसाब से करें, उस मेथड से करें। जो आप कुछ खाते हैं तो वो भी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चले, तभी इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव और जीरंड ये दोनों पूरी प्रोसेस के लिए आते हैं, ध्यान रखें इस बात का। ये इनकम्प्लीट नहीं होते, कंप्लीट होते हैं। तो जब तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी ये भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो बच्चे ने खेल लिया है, खेलने के बाद बच्चा बहुत खुश है। एज एन एडवर्ब, एडवर्ब का दूसरा यूज देखें, सी वेंट देयर टू स्टडी, वह वहां पढ़ने गई। तो क्यों गई? वह वहां गई पढ़ने के लिए, इसमें के लिए आ गया है। तो जब भी हिंदी के किसी सेंटेंस में के लिए आता है, जरूरी नहीं वहां फोर लगे, वहां पर हम इन्फिनेटिव का भी यूज कर देते हैं और के लिए आ जाता है। एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में भी इसका यूज करते हैं। जैसे उसे लिखने के लिए आ गया, इसमें भी लिखने के लिए कलम दो, तो गिव हिम अ पेन टू राइट, उसे लिखने के लिए कलम दो। तो इस तरह से हम जीरेंडियल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब यहाँ के लिए आ गया है, इसलिए टू राइट की हिंदी है के लिए, ये नहीं होगा। यहाँ पर टू राइट की हिंदी लिखने, लिखना, लिखनी यहाँ नहीं होगा। सिंपल इन्फिनेटिव में टू राइट की हिंदी होगी लिखना, लिखनी, लिखने। लेकिन जीरेंडियल में इसकी हिंदी होगी लिखने के लिए। तो के लिए आ जाता है तो वो जीरेंडियल इन्फिनेटिव बन जाता है। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको आपको सॉल्व करना है। और लास्ट वाली एक्सरसाइज थी, उसका आंसर ये रहा, शोर सुनकर वह जाग गया। तो शोर सुनकर कितनी देर बाद जागा? तुरंत। शोर सुन रहा था और इधर वो जाग रहा था। हियरिंग द नॉइज ही गॉट अप, आवाज सुनकर मेरा कुत्ता भौंकने लगा। कितनी देर बाद भौंका? तुरंत। तो तुरंत होता है तो जो पहले काम होता है उसे हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो हियरिंग द नॉइज माय डॉग स्टार्टेड बार्किंग। आराम करने के बाद सीता ने फिर से पढ़ना शुरू किया। आराम करने के बाद मीन्स सीता ने काफी देर आराम किया होगा, फिर दोबारा से पढ़ना शुरू किया, इसका मतलब बीच में टाइम लगा। तो हैविंग टेकन रेस्ट सीता बिगेन टू
रीड अगेन। सीता ने फिर से पढ़ना शुरू किया, फिर से स्टार्ट कर दिया। उसने रास्ते पर एक घायल पक्षी देखा। कैसा पक्षी देखा? घायल। ये घायल क्या है? इस पक्षी का एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता है। तो जब विशेषता होती है तो वो सबसे आगे आती है। तो ही सॉ ए, कैसा बर्ड देखा था? कैसा बर्ड देखा था? उसने बर्ड देखा था, अरे उसने कैसा बर्ड देखा था? बॉन्डेड वाला। ही सॉ ए बॉन्डेड बर्ड ऑन द वे। नेक्स्ट, सोते सोते उसने चलना शुरू कर दिया। तो सोते सोते, खाते खाते, रोते रोते, तब हम वाइल का यूज करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि एक ही समय में दो काम हो रहे हैं। सोते सोते उसने चलना शुरू कर दिया, रोते रोते उसने खाना शुरू कर दिया, मतलब रो रहा था और रोते रोते खाना भी शुरू कर दिया, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। यहां पर भी सोते से चलना शुरू कर दिया। तो वाइल स्लीपिंग ही बिगेन टू मूव। फिर स्टेशन पहुंचकर हमने टिकट खरीदे। अब ये तो है नहीं कि हम रिक्शे में से उतरे और सामने ही बुकिंग विंडो, सीधा हाथ हमने उसी में डाल दिया, वही टिकट देना दो कलकत्ते की। वो तो है नहीं है। हम पहले रिक्शे से उतरेंगे, उसके बाद उसका जो हमने उसे हायर किया है तो उसका किराया देंगे। इसके बाद में फिर हम वहाँ जाएंगे, स्टेशन पर अंदर पहुंचेंगे, बुकिंग विंडो पे जाएंगे, तो लगभग 5 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए हमने इसे हैविंग से बनाया। हैविंग रीच्ड स्टेशन ही बॉट टिकट्स, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया है? हैविंग का यूज किया। नेक्स्ट, माँ को देखकर बच्चा खुश हो गया। कितनी देर बाद खुश हो? तुरंत। तो सीइंग मदर, माँ को देखकर, द चाइल्ड बिकेम हैप्पी, बच्चा खुश हो गया। नाश्ता करके वह खेलने गया। अब नाश्ता करने के कितनी देर बाद गया होगा? थोड़ा तो टाइम लगा होगा। तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू प्ले, वह खेलने के लिए चला गया। एक भूखे शेर ने हिरन को मार दिया। अब आप यहां पर देखें, कैसा शेर है? भूखा। भूखा शेर है। ये भूखा किसकी विशेषता है? शेर की। तो एडजेक्टिव है ये। तो कैसा शेर? भूखा शेर। ए हंग्री लॉयन। ए हंग्री लॉयन किल्ड ए डियर, भूखे शेर ने एक हिरन को मार दिया। नेक्स्ट है, आगरा पहुंचकर उसने मुझे एक चिट्ठी भेजी। अब आगरा पहुंचा होगा, उसके बाद उसने फिर मुझे चिट्ठी भेजी, तो ये तो है नहीं बस से उतरते ही जेब से चिट्ठी निकाली और उसमें डाल दी लेटर बॉक्स में। सो नहीं, आगरा पहुंचने के बाद उसने काफी समय बिताया होगा, पहुंचने के बाद फिर चिट्ठी लिखी होगी, उसके बाद डाला होगा। तो जब एक काम समाप्त करने के बाद में और थोड़ा टाइम लगता है दूसरे काम को स्टार्ट करने में, बीच में जो टाइम होता है, तो फिर हम हैविंग से स्टार्ट करते हैं। हैविंग रीच्ड आगरा ही सेंट मी ए लेटर, उसने मुझे एक पत्र भेजा। अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं बन पाए थे, कुछ प्रॉब्लम थी, उसके लिए सॉरी। और अब आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और इसी तरह से वीडियो देखते रहें, अच्छी तरह से पढ़ते चलें इनको। थैंक यू।